जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो सदियों तक फलता फूलता रहा, जिसकी जड़ें सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि एक अविश्वसनीय रूप से कुशल प्रशासनिक व्यवस्था से मजबूत थीं। तो चलिए आज चोल साम्राज्य के इसी शानदार एडमिनिस्ट्रेशन के राज खोलते हैं। तो आखिर इतना बड़ा साम्राज्य एक मशीन की तरह चलता कैसे था? आइए इसके ऑर्गेनाइजेशन को करीब से देखते हैं। तो सवाल यह है कि सदियों तक इतने विशाल एम्पायर को चलाने का सीक्रेट क्या था? क्या ये सिर्फ एक पावरफुल आर्मी थी या पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। और जवाब ना थोड़ा चौंकाने वाला है। देखिए, चोलों की असली ताकत उनकी तलवारों में नहीं बल्कि उनके जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में थी। उन्होंने सिर्फ जंग जीतना ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन तरीके से गवर्न करना भी सीखा था। तो इस पूरे सिस्टम की शुरुआत कहां से होती थी? जाहिर है, टॉप से। हर महान साम्राज्य की तरह सारा पावर सेंटर में था। तो सबसे पहले बात करते हैं राजा की। अब देखिए, राजा अकेले सब कुछ नहीं करते थे। उनकी हेल्प के लिए एक इनर काउंसिल थी जिसे कहते थे उड़न कुट्टम। इसमें कौन थे? मंत्री और टॉप के अधिकारी जो राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकार हुआ करते थे। ये लोग ही एम्पायर को स्मूथली चलाने में मदद करते थे। एक तरह से ये राजा की आंखें और कान थे। और राजा के नीचे थी एक पूरी की पूरी वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। ये दो लेवल्स में बटी हुई थी। एक थे पेरुंदनम यानी सीनियर ऑफिसर्स और दूसरे थे सिरुदनम यानी जूनियर ऑफिसर्स। और खास बात यह थी कि हर किसी का रोल फिक्स था और सैलरी के तौर पर उन्हें उनके पद के हिसाब से जमीन दी जाती थी। मतलब एकदम सेट सिस्टम था। ठीक है, तो सेंटर में तो सब सेट था, लेकिन इतने बड़े एम्पायर के कोने कोने तक शासन पहुंचता कैसे था? इसका जवाब था पावर को नीचे तक बांटना। चलिए देखते हैं ये चेन ऑफ कमांड काम कैसे करती थी। तो सबसे ऊपरी लेवल पर पूरे एम्पायर को बड़े बड़े प्रोविंस में बांटा गया था जिन्हें कहते थे मंडलम। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन पे अक्सर रॉयल फैमिली के राजकुमार ही गवर्नर होते थे। इससे क्या होता था? कंट्रोल सीधे सेंटर के हाथ में रहता था। फिर इन बड़े मंडलमों को और छोटे डिविजन्स में बांटा गया जिन्हें वलानाडु कहते थे। ऐसा क्यों? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और भी आसान हो जाए। और ये चेन यही नहीं रुकी। वलनाडु को फिर बांटा गया नाडु में। इसे आज के डिस्ट्रिक्ट्स जैसा समझ सकते हैं। यहीं से एडमिनिस्ट्रेशन असल में ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू करता था। और सबसे आखिर में है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट थी कुर्रम यानी गांव। और सच कहूं तो चोल एडमिनिस्ट्रेशन का असली जीनियस यहीं दिखता है। गांवों को अपनी सभाओं के जरिए काफी हद तक ऑटोनॉमी मतलब आजादी दी गई थी। सोचिए जरा, उस जमाने में ये ग्राउंड लेवल डेमोक्रेसी का कितना शानदार एग्जाम्पल था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को चलाने के लिए पैसा कहां से आता था? तो चलिए अब चोल एम्पायर के इकोनॉमिक इंजन यानी उनके रेवेन्यू सिस्टम को समझते हैं। उनके पास एक डेडिकेटेड लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। नाम था पुरुवरीतिने कलम। ये नाम ही बताता है कि उनका सिस्टम कितना सीरियस और ऑर्गेनाइज था। और ये सिस्टम कितना डिटेल था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगता है कि हर ज़मीन का सर्वे होता था, उसे क्लासिफाई किया जाता था और उसका पूरा पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। ज़मीन को टैक्सेबल और टैक्स फ्री कैटेगरी में बांटा गया था ताकि पूरा सिस्टम फेयर और एफिशिएंट बना रहे। अब ज़मीन की ओनरशिप यानी मालिकाना हक मेनली 3 तरह का था। पहला वेल्लान वगई मतलब ज़मीन किसानों की अपनी होती थी। दूसरा सर्विस टेन्योर यानी सरकारी नौकरी के बदले मिली जमीन। और तीसरा चैरिटी में मिली जमीन। और ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी बेस पर तय होता था कि टैक्स किससे और कितना लेना है। और मामला सिर्फ जमीन के टैक्स तक ही नहीं था। रेवेन्यू के और भी सोर्स थे जैसे टोल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और यहां तक कि कोर्ट से लगाए गए फाइन भी। लेकिन साथ ही सिस्टम काफी बैलेंस्ड भी था। मंदिरों और आर्टिजन्स यानी कारीगरों की जगहों को टैक्स से छूट दी गई थी। इससे पता चलता है कि ये कितनी सोची समझी पॉलिसी थी। एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ एक पावरफुल मिलिट्री भी तो चाहिए। तो चलिए अब जरा चोलों की मिलिट्री मशीन पर एक नजर डालते हैं जिसने उनके बॉर्डर्स को भी सेफ रखा और एम्पायर को एक्सपैंड भी किया। यहां भी एक इंटरेस्टिंग बात है, उनकी आर्मी भी 2 पार्ट्स में बटी थी। एक तरफ थे कैकुलार, ये थे रॉयल ट्रूप्स। इन्हें रेगुलर सैलरी मिलती थी और इसमें इन्फेंट्री से लेकर एक पावरफुल नेवी तक सब कुछ था। और दूसरी तरफ थी नाटुप्पड़ाई जो एक लोकल मिलिशिया थी और इसका काम सिर्फ लोकल डिफेंस तक ही सीमित था। और इन्हीं रॉयल ट्रूप्स में एक एलीट ग्रुप भी था, वेलायकारर
ये राजा के अल्टीमेट बॉडीगार्ड्स थे, ऐसे सैनिक जो अपनी जान देकर भी राजा की रक्षा करने की कसम खाते थे। अब ये जो महान एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ये सिर्फ किताबों या कागजों में नहीं था। इसकी छाप आज भी उन शानदार जगहों पर मिलती है जहां चोलों ने अपनी पावर की एक परमानेंट लेगेसी छोड़ी है। तंजावुर की शानदार कैपिटल से लेकर गंगोईकोंड चोलपुरम जैसे विक्ट्री को सिंबलाइज करने वाले शहरों तक हर जगह चोल पावर की कहानी कहती है। और उत्तर मेरूर जैसी जगहों पर मिले इंस्क्रिप्शन से ही तो हमें उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इतनी गहरी जानकारी मिलती है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो पत्थर पर लिखा हुआ इतिहास है। तो आखिर में चोल साम्राज्य हमें यही सिखाता है कि किसी भी महान पावर की असली नींव उसकी आर्मी में नहीं बल्कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में होती है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज हमारी इस मॉडर्न दुनिया को कौन से इनविजिबल सिस्टम्स एक साथ जुड़े हुए हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।